हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 10th का सैंपल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं बच्चा, बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना भी मैं अब कराऊंगा आपको, आपने इतना भी अगर कर लिया ना तो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो भी पेपर्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में उन्हीं पेपरों को हम यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, आपके जान पहचान के, सबको बता दीजिएगा यहाँ पर क्लास 10th का सैंपल पेपर स्टार्ट होने वाला है। यानी अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हें हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर जितनी भी आपकी क्लास 10th में मैथ के चैप्टर हैं, 15 चैप्टर, सभी के पहले मैं आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले कराऊंगा। ठीक है, किसी किसी वीडियो में एक वीडियो में दो तीन चैप्टर के फॉर्मूले दिखा दूंगा। किसी चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो एक या दो चैप्टर के ही मिल पाएंगे। तो आज हमारी ये पहली वीडियो है और आज मैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जो हैं उसके बारे में, उसके फॉर्मूलों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़रूरत है मैंने सिर्फ उतना ही यहाँ पर लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा मैटर नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बनते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे की सभी चैप्टर्स के मैं आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा और कल या परसों से फिर आपका मैं सैंपल पेपर भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट 2020 वाला। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन, इसको प्रमेय का भी हम बोल सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो बच्चों बचपन में हम लोगों ने भाग देना सीखा होगा, भाग आपने बहुत दिए होंगे बचपन में। इस तरीके से आप लोग बच्चों भाग देते थे। कैसे, देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर आप मान लीजिए 5 से भाग दे रहे हैं जो है आप 27 में, ऐसे भाग देते बचपन में। तो 5 का भाग देंगे 27 में तो 5 25। ठीक है, फिर घटाते थे तो 7 से 5 जाएगा, 2 आएगा और 2 से 2 गया 0। इस तरीके से करते थे बचपन में। नहीं, वही चीज है, इन्हीं सबसे मिलकर बना है ये A बराबर BQ प्लस R, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं A। बच्चा क्या बोलते हैं, A, ये A है। जिससे भाग देते हैं इसे बोलते हैं B, और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं Q, और जो लास्ट में शेषफल बचता है उसे बोलते हैं R। तो देखिए A बराबर BQ प्लस R, वही चीज है, A बराबर BQ प्लस R। तो A कुछ नहीं, A वो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है, जो अंदर लिखी होती है उसे A बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं वो क्या है, 5, यानी उसे हम B बोलते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसे Q से लिखते हैं, उसे हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है आपका, जो शेषफल होता है उसे R से लिखते हैं। ठीक है, तो इन 4 चीजों से मिलकर ही ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनी है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सपोज दैट अगर मुझे Q की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है और R की वैल्यू भी पता है, और मुझसे A यानी वो संख्या पूछी है जिसमें भाग दिया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A बराबर BQ प्लस R, और A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, A को हम बोलते क्या है, आपने बचपन में इन चीज़ों को, इनके नाम याद किए होंगे। A को बोलते हैं बच्चा हम भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, डिवाइडेंट इंग्लिश में बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। जितनी बार भाग जाता है क्यूसेंट, उसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और Q से लिखते हैं, और जो लास्ट में शेषफल बचता है उसे रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है सब। A क्या है, यहाँ पे भाजक है, भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। अब बच्चा आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा नोटिस किया हो, जो भी हमारा शेषफल बचता है वो हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं बच्चा उससे छोटा ही बचता है, कभी बराबर भी नहीं बचता शेषफल। शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे हमेशा छोटा ही बचेगा। वरना आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, हमने भाग दिया 5 से भाग दिया और शेषफल बचा है 2। तो जिस संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, शेषफल हमेशा उससे छोटा बचता है। वरना आप कोई भी भाग दे के चेक कर लीजिएगा, आपने बचपन में किए हो तो मोस्टली। ठीक है, तो हमारा जो R की वैल्यू होती है
वो b से क्या होती है, छोटी होती है। r मतलब शेषफल और b मतलब भाजक, तो r की वैल्यू b से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और बच्चा जो शेषफल हमारा बचता है, शेषफल क्या बचता है, शेषफल या तो हमारा 0 बचेगा या 0 से बड़ी कोई संख्या बचेगी, 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ शेषफल बचता है, आपने बचपन में भाग दिए हो, आपने नोटिस किया हो, तो शेषफल यहाँ पर कभी माइनस में नहीं बचता था। क्या बचता था कभी माइनस में शेषफल? कभी नहीं बचता था। शेषफल या तो 0 आता है या 0 से कोई भी बड़ी संख्या आ सकती है, ठीक है, बट माइनस में नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो r की वैल्यू होती है, जो शेषफल होता है, वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये सिंबल बता रहा है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये बता रहा है कि r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो हमारी r की वैल्यू होती है वो हमेशा भाजक से छोटी होती है, और r या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, बस आपको ये याद कर लेना, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लेना। कॉपी पर अच्छे से चैप्टर वाइज फॉर्मूलों की कॉपी बना लेनी है, और डेली उस जो फॉर्मूले आप कॉपी पर लिख रहे हैं उनके साथ कम से कम 1 घंटा टाइम स्पेंड करना है एवरी डे मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। स्पेंड मीन्स आपको लर्न करने हैं वो फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले डेली याद कर लीजिए। देखिए जिस बच्चों को मैथ के फॉर्मूले याद हो गए पूरे, मैं लिखाऊंगा सभी चैप्टर्स के, सच बता रहा हूँ 60% मैथ की प्रॉब्लम फिनिश, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बेस्ड ऑन फॉर्मूला आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है, फॉर्मूला पुट करिए, सब कुछ दिया होता है नॉर्मली सॉल्व, और आप देखेंगे भी जब हम सैंपल पेपर कराएंगे, ठीक है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, सभी को बता देना है, ओके बच्चा पार्टी। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चा SCF। इस चैप्टर से क्या क्या पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसी के बेसिस पर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। SCF क्या होता है, जिसे हम मास आपा बोलते हैं। तो बच्चा इस बात को ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा है मैंने। SCF होता है न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल, यानी जिन भी संख्याओं के हम SCF निकाल रहे हैं, पहले उनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर उसमें ये देखिए न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम, और उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मीन्स क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो कम से कम घात वाले और कॉमन हो, उनका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, वही क्या हो जाएगा SCF। जैसे जैसे सब देखिए, जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई है 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये कोई संख्या है, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड है। और एक मैंने लिखी 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 4, है ना, या फिर 3 की पावर 1 ले लेते हैं, चलो 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये कोई एक संख्या है ये वाली और एक संख्या है ये वाली, मुझे इसका निकालना है क्या, SCF निकालना है। तो मैंने क्या लिखा है, न्यूनतम मतलब कम से कम पावर लेनी है आपको, यानी सबसे कम वाली पावर लेनी है, ज्यादा वाली नहीं लेनी, समझ में आया। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब वो लेनी है, वो चीज, वो संख्या लेनी है जो दोनों में हो, दोनों जगह अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह हो, दोनों जगह होनी चाहिए, और उसकी घात सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और उनका क्या कर दो, उन घातों का क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, ठीक है। न्यूनतम कम से कम पावर होनी चाहिए, उभयनिष्ठ दोनों जगह अवेलेबल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उनका क्या कर दो, फिर आपस में गुणा कर दो। तो देखिए आप लोग ऐसी संख्या देखो जो दोनों जगह मौजूद हो, पहले देखो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है या नहीं, उभयनिष्ठ यानी कॉमन ही नहीं है तो उसे छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि SCF में इंपॉर्टेंट है कॉमन होना चाहिए। तो पहले ये देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों जगह अवेलेबल है। तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ भी है, तो दोनों जगह अवेलेबल है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दोनों जगह अवेलेबल है। और 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो यह 3 भी दोनों जगह अवेलेबल है। अब हम देखेंगे अवेलेबल तो है, उपलब्ध तो है, अब हम चेक करेंगे कि छोटी छोटी पावर कौन सी है, न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम छोटी छोटी घातें। तो देखो यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो इन दोनों में न्यूनतम घात किसकी है, छोटी घात किसकी है, तो इसकी है, तो इसी को लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था न्यूनतम, कम से कम घात वाला लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में छोटी पावर कौन है, ये, तो इसको लेंगे। तो हमें SCF निकालना है। तो भैया सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 2, भाई ये दोनों जगह सबसे पहले चेक करेंगे दोनों जगह है या नहीं। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब चेक करेंगे इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी पावर छोटी है, इसकी पावर छोटी है, तो साफ दिख रही है 2 की पावर 2 छोटी है, 2 की पावर 3 बड़ी है, तो 2 की पावर 2 जो छोटी है ना उसको लेंगे। तो 2 की पावर 2 ले लो भाई साहब, 2 की पावर 2, ठीक है। फिर
अब 5 देखो दोनों जगह है, लेकिन चेक क्या करना है, सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर किसकी है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो छोटी कौन हो गई 3, तो 5 की पावर 3 ले लो। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। देखो 3 दोनों जगह अवेलेबल है, लेकिन पावर कहां पर इसकी सबसे छोटी है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो छोटी वाली जो छोटी पावर है वो वाला लेना है, तो 3 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 2। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, न्यूनतम यही छोटी छोटी पावर वाले ले लिए, उभयनिष्ठ दोनों जगह अवेलेबल थे वही लिए। और अब इन घातों का क्या कर दो, गुणा कर दो, बस इनका क्या कर दो आपस में गुणा, यही आंसर है, यही आपका एचसीएफ है। आपको जिन भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, पहले उनके इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करो, सवाल आएंगे हम कराएंगे भी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसमें ये देखो कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं, कॉमन देख ली, फिर उनमें छोटी पावर किसकी है उनको उठा के आपस में गुणा कर दो। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 5 की पावर 3 125 और 3 की पावर 2 9, इनका आपस में क्या कर लो, गुणा कर लेना, जो भी गुणा करके आएगा आपका वही एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, न्यूनतम, कम पावर, उभयनिष्ठ दोनों जगह अवेलेबल होना चाहिए, उनको ले लो, न्यूनतम और उभयनिष्ठ वाली घातों को ले लो, उनका गुणा कर दो, एचसीएफ आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका बच्चा एलसीएम। एलसीएम भी मैं इसी में सिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है, बस आपको डेफिनेशन पर फोकस करना है, न्यूनतम पावर लेनी है और उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करेंगे, उच्चतम, देखो इसमें तो क्या था एचसीएफ में न्यूनतम पावर थी, बट एलसीएम में क्या करेंगे, हमें उच्चतम घात लेनी है, क्या लेनी है, उच्चतम, ज्यादा, उच्चतम मतलब बड़ी 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 घात लेनी है। ठीक है, और उनका क्या कर दो, गुणा। इसमें एक चीज है, यहां पर देखो हम कॉमन देख रहे थे, यहां कॉमन नहीं है, यहां हमें ये नहीं देखना कॉमन है या नहीं, दोनों जगह अवेलेबल है या नहीं, ये चीज हमें एलसीएम में नहीं देखनी, ये सिर्फ एचसीएफ में देखनी थी कि दोनों जगह वो अवेलेबल होनी चाहिए, तब उसमें से छोटी पावर को लेंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह हो या एक जगह हो, है ना, तो लिया जाएगा, चाहे एक ही जगह क्यों ना हो, दोनों जगह ना हो तब भी लेंगे और हो तब भी लेंगे, लेकिन लेंगे किसको, उच्चतम। यहाँ बड़ी बड़ी घातों को लेंगे, छोटी वालियों को नहीं लेंगे। छोटी वाली घात किस में लेते हैं, एचसीएफ में, और दोनों जगह होनी चाहिए, कॉमन देखते हैं। बट एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेते हैं और दोनों जगह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी पावर देखो 2 की पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 की, यहाँ पे तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे। 5 की पावर सबसे बड़ी कितनी है 4, 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है 4, और इनका क्या कर दो आपस में गुणा, यानी उच्चतम घातों का गुणनफल, उच्चतम घातों का गुणनफल। तो उच्चतम बड़ी बड़ी घात ले ली ना हमने, उनका गुणा कर दिया, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं जिसमें कॉमन ना हो। ठीक है, देखिए समझिए, सपोज दैट एक ये है कि 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3, ठीक है, 2 की पावर 8, ठीक है, और 6 नहीं लेते, चलो 5 ही ले लेते हैं, 5 की पावर 3 और यहाँ ले लेते हैं 11 की पावर 4। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसका एचसीएफ निकालो पहले, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ डेफिनेशन पे जाना है, न्यूनतम पावर लेनी है और उभयनिष्ठ दोनों जगह होनी चाहिए वो। तो पहले चेक करो दोनों जगह कौन कौन से नंबर हैं, देखो 2 यहाँ है बट 2 इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लिया जाएगा। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो इन दोनों में हम ले सकते हैं कॉमन। 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर नहीं है, तो इसमें भी हम कॉमन नहीं, मतलब ये भी कॉमन नहीं है 11। तो अब ऐसे नंबर कौन से हैं जो दोनों जगह अवेलेबल हैं, तो सिर्फ 5 ही है जो दोनों जगह अवेलेबल है, यानी कॉमन है 5। ठीक है, अब कॉमन तो ये है, तो इन्हीं को लेंगे, इनको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 इस वाली संख्या में है तो इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है ना भाई, कॉमन भी तो देखना है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होना जरूरी है एचसीएफ में। तो 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो इसमें छोटी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ही हमारा आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ देखते हैं। बट एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमें बड़ी बड़ी पावर लेनी है और उभयनिष्ठ नहीं देखना है, उभयनिष्ठ नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों जगह हो या ना हो आपको लेनी है संख्या। देखो 2 की पावर 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर सबसे बड़ी देखो 8, तो 2 की पावर 8, ठीक है। ऐसी 5 की पावर सबसे बड़ी कितनी है 3, तो 5 की पावर 3 भी आ जाएगा। 11 की पावर सबसे बड़ी 4, तो 11 की पावर 4 भी आ जाएगा, ठीक है, इनटू, और क्या रह गया 7 रह गया, 7 की पावर सबसे बड़ी 2 ही है, 7 की पावर 2 आ गया। 3 की पावर सबसे बड़ी 1, 3 की पावर 1 आ गया। मतलब हर नंबर को लेना है, चाहे वो दोनों जगह हो या ना हो, लेकिन लेना है
सबसे बड़ी पावर। और कोई नंबर दोनों जगह है तो उसमें से एक ही नंबर को लिया जाएगा, वो भी किसको, जिसकी पावर बड़ी हो उसको। और एक ही जगह नंबर है तो उसको तो लिया ही जाना है, ठीक है। और इनका कर दो आपस में गुणा, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब बच्चा एक फॉर्मूला और बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला, अगर मेरे पास दो संख्याएं सब कुछ जट, एक संख्या मान लीजिए 25 और एक संख्या मेरे पास मान लीजिए 65, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लूं, एलसीएम निकाल लूं, और इन्हीं दोनों का क्या निकाल लूं, एचसीएफ निकाल लूं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम निकाल लूं और इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकाल लूं, तो एक केस बनता है बच्चा क्या, कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 × 65, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। पक्का ये फॉर्मूला होता है बच्चा बॉडी। जिन भी संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो वही फॉर्मूला है, ये है बच्चा। और कोई आपके पास दो संख्या है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इससे 4 फॉर्मूले बनते हैं, मैंने एक ही लिखा है क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना, समझना है। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट संख्या चाहिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ में सेकंड संख्या से भाग दे दो, ठीक है। अगर आपको सेकंड संख्या चाहिए तो फर्स्ट संख्या से भाग दे दो। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे दो। अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो एलसीएम से भाग दे दो, ठीक है। सवाल आएंगे, कराएंगे, फिक्र मत कीजिए। अब बच्चा ये क्या होती है, ये एक थ्योरम होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या होती है, ये कहती है बच्चा कि कोई अगर हमारे पास भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और वो गुणनखंड अद्वितीय होंगे, मतलब उनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे भाज्य संख्या कैसे बोलते हैं, जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंड क्या हो, 2 से ज़्यादा हो, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, 10th क्लास में मैंने आपको 6 चैप्टर तक लगभग क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको उन चैप्टर्स में से कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं पूरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व अप कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर में। देखिए सपोज दैट मेरे पास एक भाज्य संख्या है, देखिए क्या कहती है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, समझ लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह जो गुणनखंड होंगे ये अद्वितीय होंगे, मतलब उनको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज दैट कोई भाज्य संख्या ले ली हमने, सपोज भाज्य संख्या 36, ये भाज्य है तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ, यही कहती है ये थ्योरम, और कुछ नहीं है। बस ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर कोई आपके पास भाज्य संख्या है तो आप उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं, अभाज्य उसके गुणनखंड कर सकते हैं, और जो गुणनखंड आपने किए हैं उनको और नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है भाई, ये कह रही है ये थ्योरम, और कुछ नहीं है। ये 36 है तो मैं 36 के जब फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हो गए भाई। 36 के फैक्टर क्या हो गए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है, इस तरीके से। क्या अब इनको और तोड़ा जा सकता है, ये 2 क्या है, एक अभाज्य है, यूनिक है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो बस ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई आपके पास भाज्य संख्या है तो आप उसके जब गुणनखंड करेंगे आप उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 36 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दिया और इन संख्याओं को और नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं 36 को तोड़ दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे आप 3 को तोड़ सकते हैं क्या, 3 अब टूटेगा ही नहीं, क्योंकि 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और 36 क्यों टूट गई, क्योंकि 36 एक भाज्य संख्या थी, ठीक है बच्चा। तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं, सिंपली आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपके पास भाज्य संख्या है तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, और वो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो आपस में अद्वितीय होंगे, मतलब उनको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता है, बस, और कुछ नहीं है थ्योरम, ठीक है। इसके बाद ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में कई बार पूछी भी जाती है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। प्रमेय क्या कहती है ये कि P एक अभाज्य संख्या है, मान लो आपके पास कोई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा A क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो A स्क्वायर को अगर P विभाजित करेगा तो A को भी P विभाजित करेगा। अब ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आई तो देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या, ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रही है कि मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है
तो आप कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी जो मन कर रहा हो। सपोज दैट मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली 3। 3 क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। हमने यहाँ पे अभाज्य संख्या को क्या लिखा है? p लिखा है, तो p ले लेते हैं, p बराबर 3। ये क्या ले ली हमने? एक अभाज्य संख्या ले ली हमने एक, ठीक है। 3 क्या ले ली? एक अभाज्य संख्या है। अभी क्या करिए, एक संख्या आप लीजिए धनात्मक, कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव पूर्णांक ले लो, कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 12 ले लिया, सपोज दैट क्या ले लिया? 12 ले लिया। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ये 3 इस 12 के स्क्वायर को काट रही है, तो यही 3 इस 12 को भी काटेगी पूरा पूरा। अगर इस 3 का भाग इस 12 के स्क्वायर में जाएगा पूरा पूरा, तो जरूर फिर 3 का भाग 12 में भी जाएगा। बस ये कहती है ये थ्योरम, और कुछ भी नहीं कहती है, ठीक है। जैसे अगर हम 12 का स्क्वायर निकालें और 12 के स्क्वायर में भाग दें 3 से, तो जा रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं पूरा पूरा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और भाग दें 3 से, तो 3 चौक 12 बचे 2, 3 अट्ठे 24, तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो 12 के स्क्वायर में अगर 3 से भाग जा रहा है, तो फिर इस 12 में भी 3 से भाग जरूर जाएगा, वरना चेक कर लेते हैं, देखे देखो 12 में भाग देंगे 3 से, 3 चौक 12, पूरा पूरा चला गया, नहीं चला गया? समझ में आया? तो अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के स्क्वायर में भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो फिर उस अभाज्य संख्या से उस संख्या में भी भाग पूरा पूरा जरूर जाएगा। बस ये कहती है थ्योरम, और कुछ नहीं कहती है, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि यदि ए स्क्वायर को p विभाजित करता है, तो a को भी p विभाजित जरूर करेगा। यही ये थ्योरम कहती है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, और देखिए समझिए, ये चीज भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और आएंगे भी सैंपल पेपर में मैं कराऊंगा। देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मैं आपको बता चुका हूं, आप चैप्टर नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, q की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। और जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं सिंपली। अब बच्चा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो मैं आपको बता दूं। देखिए परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीका। एक तो होता है बच्चा शांत, एक क्या होता है? शांत, सिर्फ शांत। जैसे आपने भाग दिया 25 में, कितने से? 2 से भाग दिया, तो देते हैं जरा क्या आएगा? 2 से भाग देंगे 25 में, तो 2 एकम 2, ठीक है। फिर 5 में 2, तो 2 दूनी 4 है, ये 5 कितना बचा? 1 बचा। अब 1 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लो? 0, तो 1 के पीछे 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया। अब 2 पंजे 10, तो क्या हुआ? हमने 2 से भाग दिया 25 में, तो 12.5 बार भाग चला गया। उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई संख्या बची ना कुछ, तो पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये दशमलव प्रसार है बच्चा शांत। ये कैसा है? शांत। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के 1 नंबर बाद ये भागफल शांत हो गया। अब यहाँ पे 2 से जब 25 में भाग दिया, तो लास्ट में कुछ शेषफल बचा ही नहीं, ये शांत है। इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत, और एक कैसा होता है बच्चा? एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अभी अशांत का मतलब क्या है? अशांत का मतलब ये है, जैसे ये शांत था, इसका भागफल पॉइंट के कुछ नंबर बाद जाके रुक गया था, ये अशांत है। इसका भागफल जो होगा, अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, उसका भागफल पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और आवर्ती मतलब रिपीट होगी, कुछ नंबर ऐसे होंगे, एक फिक्स डिजिट, वो बार बार वही रिपीट होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 1/3 ले लेते हैं, 1/3, ठीक, भाग देते हैं जरा इसका। 3 का भाग 1 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया। अब 3 का भाग 10 में दो, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। फिर कितना बचा? 1 बचा। फिर 1 में नहीं जाएगा, तो फिर 0 बढ़ा लो, फिर 10 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 10 हो जाएगा। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 3 तिया 9, और ऐसे ही ये बचता रहेगा, वन चलता रहेगा ये कहानी। तो ये क्या हुआ? ये अशांत है। ये कैसा? अशांत। अशांत क्यों है? क्योंकि ये डॉट डॉट डॉट, ये 3 3 3 आता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, जिंदगी और चलता ही रहेगा, मतलब ये अशांत है।
और आवर्ती क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि देखो सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम डिजिट बार बार वही डिजिट आ रही है, कोई नई डिजिट नहीं आ रही है, और यही आती रहेगी जिंदगी भर। तो रुक नहीं रहा, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं अशांत, और आवर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे में और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई किसी का भागफल कुछ ऐसा आ रहा है 5.613 613 613 613 और डॉट 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 छोड़ दो ऐसे करके, तो इट मीन्स दैट व्हाट, ये जो भागफल है ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि देखो ये चलता ही रहेगा डॉट डॉट लग रहा है, और देखो ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है 613 613 613, इसका मतलब ये अशांत है और आवर्ती है। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, एक डिजिट एक पैटर्न 613 613 613 613 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे गलती से अब ऐसा आ जाता 563, तो अब ये अशांत नहीं होता, मतलब आवर्ती नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये ऐसा पैटर्न है और यहाँ पे पैटर्न बदल गया, पैटर्न सेम होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे आवर्ती। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ये तो इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो परमेय संख्या के दो दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत जिसका एंड हो जाता है, और एक अशांत आवर्ती जिसका एंड नहीं होता और रिपीट होती है संख्याएं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। अब बात करें अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का परमेय का जस्ट उल्टा होता है। परिमेय का क्या था, शांत नहीं होता और सेम डिजिट बार बार रिपीट होती हैं। अपरिमेय में क्या है, इसका भी शांत नहीं होता है, लेकिन इसमें सेम डिजिट रिपीट नहीं होती हैं, नए नए नंबर आते हैं कुछ अलग, कोई पैटर्न नहीं बनता है। जैसे 5.613 आ गया, 613 आ गया, लेकिन अब क्या आएगा, कुछ नया आ जाएगा, 614 हो गया। तो देखो 613 613 यहां तक तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहां पर देखो आके पैटर्न बदल गया। ठीक है, कुछ नया नंबर आएगा, ऐसे ही आगे कुछ नए नंबर आते जाएंगे, एक फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा और वो पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होगा, कुछ नया नंबर आ जाएगा बीच में कोई ना कोई, तो वो पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो इसलिए, और शांत भी होगा नहीं, तो इसका कैसा होता है, अशांत होता है, अशांत, और उसे हम बोलते हैं अनावर्ती। क्या, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कि कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ नए नए नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1.696969, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 1 आ गया, मान लो 8 आ गया, ऐसे करके ये नंबर चलते रहेंगे, मतलब कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट रहेगी लास्ट इस चैप्टर में, क्या, देखिए ये क्या है, किसी परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों को 2m × 5m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां m और n क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये क्या बात है समझ लीजिए, सवाल ये आता है पेपर में कि कोई एक आपको परिमेय संख्या दे देगा, ठीक है, अब वो ये कहेगा कि इस परिमेय संख्या को या कोई भी नंबर दे देगा, या इस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए। तो हम कैसे चेक करेंगे उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2m और 5n के रूप के हैं तो लिखा जा सकता है, और इस रूप के नहीं है, कुछ और हैं, तो उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। हम इस तरीके से बता देंगे, उसको समझ में आया। जैसे, और m और n ऋणात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है कि m और n ये जो पावर है m और n, ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और कोई परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। ये पावर नेगेटिव नंबर ना हो, पॉइंट वाली संख्या ना हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर कोई संख्या है 25 बटे या फिर मान लो 13 बटे 625, 13 बटे 625 है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड करेंगे, ये इसके हर के गुणनखंड करेंगे, 625 के गुणनखंड करो, तो 625 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 55 25 पंजे 125 पंजे 625, तो ये हो गए गुणनखंड इसके, तो ये हो गई 5⁴। तो देखो मैंने क्या कहा था, हर के गुणनखंड इस रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो 5⁴
n यानी 4 तो है, बट 2 की पावर यहाँ कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या मान 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 5 के इनटू में 1 तो होगा, और 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो बन गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो किसी भी संख्या के बारे में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड कुछ ऐसे आ जाएं, जैसे मान लो 2 की पावर 3 आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 2 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 2 आ गया, तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, और 2 और 5 की ही पावर होनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर ना आ जाए, कोई तीसरा नंबर आ गया तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे या 2 की पावर 0 बन जाए, 5 की पावर कुछ भी बन जाए 8 बन जाए, या 2 की पावर आ जाए मान लो 5 और 5 की पावर कुछ भी 0 आ जाए, तो इस टाइप के मतलब 2 और 5 के रूप में ही गुणनखंड होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, पावर चाहे किसी एक की 0 हो या किसी एक की ज़्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैटर है, आप इसको वीडियो को पहले तो भैया शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स पर। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के और 3 के कोशिश करूंगा कई चैप्टरों के एक साथ फॉर्मूले आपको लिखाऊं, जल्दी फॉर्मूले खत्म करके आज कल से ही आपका सैंपल पेपर में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा 2020 का मैं सैंपल पेपर कराने वाला हूँ, क्योंकि 21 में तो पेपर हुए नहीं थे। ठीक है, तो 20 के ही कराएंगे, बिल्कुल वही पेपर आएगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी मैथ नहीं किया अभी तक, मैथ में सच बता रहा हूँ, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लगभग हमें 15-20 दिन या 1 महीना जो भी मिलेगा उसमें हम बहुत अच्छी तैयारी आपकी करा देंगे। 1 महीना है हमारे पास मैथ के एग्जाम के लिए। ठीक है, बस सैंपल पेपर कर लो, यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बच्चा, थैंक यू।